हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या। तो दोस्तों इसकी जो स्टेटमेंट है इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहे हैं इसमें। एलिमेंट है हमारे पास, एटॉमिक मास है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और ये जो लिखे हुए ये सारे उनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 और इस तरह सबके एटॉमिक मास से लिखे हुए हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने जो अरेंजमेंट बताई थी एलिमेंट्स की, वो ऑन दी बिहाफ किसके बताई थी? एटॉमिक मास के बिहाफ पर बताई थी। मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई इस पे अरेंजमेंट नहीं थी। इसकी जो भी अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मास के ऊपर थी। ये सारे देखिए एटॉमिक मासेस सबके लिखे हुए हैं। तो इन्होंने जो भी बात कही है न्यूलैंड ने वो एटॉमिक मास के ऊपर की है, एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई बात इन्होंने नहीं की है। सो दोस्तों यहाँ पर देखें लिथियम है, इसका एटॉमिक मास क्या है? 7 है। सही है। लिथियम पहला एलिमेंट, बेरिलियम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और सातवें के बाद से सोडियम है। तो इसी तरह सोडियम के सातवें के बाद से क्लोरीन के बाद से पोटेशियम है। दोस्तों ये इसमें बताना ये चाह रहे थे कि जो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी सोडियम की होगी। जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही प्रॉपर्टी सोडियम की है, और जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? पोटेशियम की होगी। दोस्तों इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये बताया था। आइए दोस्तों इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के बिहाफ पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए। आइए क्या कह रहे हैं? द 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन, जो 8वां एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, ये तो 8वां एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन। मतलब कि अगर 8वां एलिमेंट देखा जाए तो 7 यहाँ तक है और 8वां ये है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 8वां ये एलिमेंट है। अगर इसको पहला बोल दिया जाए तो यहाँ से देखिए 7 और ये 8वां एलिमेंट ये है। तो द 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन। बोल रहा है कि जो 8वां एलिमेंट, जो भी 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखेगा। जैसे मैग्नीशियम है, अगर बेरिलियम से काउंटिंग स्टार्ट की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां कौन सा? मैग्नीशियम। पहला हमने किसको बोला था? बेरिलियम को। अगर ये मान लिया जाए तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही बेरिलियम की प्रॉपर्टी होगी। ये स्टेटमेंट में यहाँ तक इसने बताया। क्या कह रहे हैं कि इट्स प्रॉपर्टी आर अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट कर रही होगी। किसकी? पहले की तरह। जिसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह, इसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह, इसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह। जो प्रॉपर्टी कार्बन की है वही प्रॉपर्टी सिलिकॉन की है। लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? लाइक द 8 नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। ये कह रहे हैं कि 8वां नोट होगा ऑक्टेव इन अ म्यूजिक का। ऑक्टेव कहते हैं 8 को। ऑक्टेव जैसे लिखा हुआ है ना, ये ऑक्टेव का मतलब ही 8 होता है। म्यूजिक में ना नोट होते हैं। म्यूजिक में जैसे आप गिटार वगैरह देखेंगे तो उसमें 7 नोट होते हैं। 7वें के बाद से 8वां जो है ना वो बिल्कुल पहले नोट की तरह होता है। तो यही कह रहे हैं कि लाइक द 8 नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, जो 8वां नोट है वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह म्यूजिक में होता है। तो दोस्तों ये थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में एक्सप्लेनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डोब्रिनर्स लॉ या फिर लॉ ऑफ ट्राइएड के बारे में कि डोब्रिनर लॉ और लॉ ऑफ ट्राइएड है क्या। सो दोस्तों डोब्रिनर्स लॉ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लॉ, जिसने लॉ ये दिया था उसका नाम डोब्रिनर था। तो उस साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर इस लॉ को रख दिया था, इसलिए इसका नाम डोब्रिनर्स कहलाता है, डोब्रिनर्स लॉ। और लॉ ऑफ ट्राइएड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 एलिमेंट पर अप्लाई होता था। सो दोस्तों इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं कि एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल अगर समझ जाएंगे तो स्टेटमेंट इसकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो दोस्तों लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 7। सोडियम का एटॉमिक मास अभी नहीं पता, और पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? 39। सो दोस्तों मीन एटॉमिक मासेस, मतलब इसका पहले लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का, इन दोनों के एटॉमिक मास का क्या लिया जाए? मीन लिया जाए। तो 7 + 39 7, इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए 2 से। मीन एटॉमिक मास ये भी कह सकते हैं आप एवरेज लिया जा रहा है, तो एवरेज ले लिया है यहाँ पर और इसका आंसर आ गया आपके पास 23। तो 23, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का 23 क्या है? एटॉमिक मास है। सो इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो आप देखें आपने मीन लिया है किसका? लिथियम का और पोटेशियम का। जब इन दोनों का मीन लिया है
तो इन दोनों के एटॉमिक मास का जब आपने मीन लिया है तो मीन लेने के बाद से जो एटॉमिक मास आया है वो सेंट्रल एटम जो बीच में एटम है उसका क्या है एटॉमिक मास आ गया है। देखिए आपने जो मीन लिया है, मीन लेने के बाद से जो आपके पास एटॉमिक मास आया है वो इसका एटॉमिक मास आ गया है किसका, सेंट्रल एटम का। सोडियम जो सेंट्रल एटम है उसका क्या आ गया एटॉमिक मास। तो दोस्तों स्टेटमेंट में भी यही कह रहे हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइएड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। ये कह रहा है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सोडियम। सोडियम का क्या है, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइएड, जो भी सेट ले लिया है ट्राइएड का, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइएड हैड एन एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास, सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट का क्या ले लिया जाए, मीन ले लिया जाए। सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा अगर इन दोनों एलिमेंट का क्या ले लिया जाए, मीन ले लिया जाए। तो दोस्तों इसकी स्टेटमेंट में यही था कि डोब्रिनर से यही कहा था कि अगर पहले और आखिर वाले मतलब कि स्टार्ट के और एंड के एटम के एटॉमिक मास का क्या ले लिया जाए, मीन ले लिया जाए, तो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास फाइंड आउट हो जाएंगे। सो दोस्तों ये तो पहला सेट है ट्राइएड का, मतलब 3 एलिमेंट का ये एक सेट है, और भी बहुत सारे सेट हो सकते हैं। तो डोब्रिनर ने इनके अलावा भी और भी कई सेट पर ये अप्लाई करा, कुछ सेटिस्फाई हो गए और कुछ सेटिस्फाई नहीं हुए। सेटिस्फाई मतलब कि यही मतलब कि उसकी वैल्यू आ गई थी, सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट हो गया था। सो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेट थे जिनका एटॉमिक मास, जिनके सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास नहीं फाइंड आउट हो सका था। तो डोब्रिनर लॉ की लिमिटेशन ये थी कि डोब्रिनर लॉ जो है वो कुछ सेट के ऊपर, मतलब जैसे ये एक सेट है और एक और सेट ऐसा था उसके ऊपर अप्लाई हो गया था, मगर उनके अलावा और दूसरे सेट पर अप्लाई नहीं हो सका था। सो दोस्तों डोब्रिनर लॉ बाद में फेड इसी वजह से हुआ था कि ये सिर्फ कुछ एलिमेंट के लिए फिक्स था, बाकी एलिमेंट्स के लिए ये मतलब ये लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था बाकी एलिमेंट पर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वीडियो के अंदर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।